नमस्कार, मैं चंदन वर्मा स्टडी गैंगवे में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स करें। मैं कंटिन्यू आपके साथ जुड़ा हूं और मैं सामान्य विज्ञान पढ़ा रहा हूं। सामान्य विज्ञान के तीसरे चैप्टर के थर्ड लेक्चर में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं। कहें तो कहें ये हमारा लास्ट लेक्चर होगा तीसरे चैप्टर का, जिसमें हमने देखा, चैप्टर का नाम ही है परमाणु की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो किस प्रकार से होता है, इस विषय पे हम पिछले दो लेक्चर में आपको हम बता रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने आपको बताया कि बहुत सारे वैज्ञानिकों ने परमाणु मॉडल दिया। जे थॉमसन ने, रदरफोर्ड ने और नील्स बोर ने अपना परमाणुविक मॉडल दिया। डाल्टन ने बताया, कड़ाद्रिस ने बताया। उसी तरीके से हम आगे मैंने आपको बताया कि आयन कैसे बनते हैं और रदरफोर्ड ने किस तरीके से सर्च किया और किस तरीके से अपना प्रयोग किया, ये मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं। और इसके साथ ही में हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे आज हम जानेंगे समस्थानिक के बारे में। समस्थानिक क्या होते हैं, तो समस्थानिक क्या होता है देखते हैं। तत्व के वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान होती है परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है, समस्थानिक कहलाते हैं। एक बार से मैं फिर से बता, समस्थानिक मतलब समझिए एक उदाहरण के तौर पे कि एक ही आइटम हो लेकिन उनके अलग अलग मतलब भिन्न भिन्न भौतिक गुण हो और उनके रासायनिक गुण एक ही हो, वो समस्थानिक कहलाते हैं। उदाहरण भी दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। उदाहरण जैसे हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक प्रोटियम H1, ड्यूटेरियम H2 तथा ट्राइटियम H3 से भी लिख सकते हैं। 1H1, 1H2, 1H3। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1H1, 1H2, 1H3। तो इसमें आपने समस्थानिक में क्या देखा, इसका कि तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान होती है। यहां देखिए परमाणु संख्या है 1 1 1, एक परमाणु संख्या समान होती है जबकि परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है। तो जो इनका ये है द्रव्यमान संख्या, ये भिन्न होती है, यानी अलग अलग होता है, वो समस्थानिक कहलाते हैं। एक और उदाहरण देता हूं, आप देखिए कार्बन के उदाहरण है, ऐसे लिखा रहेगा कहीं कार्बन C12, C6, C12, C6, 14, ये समस्थानिक है। यानी ये किसके समस्थानिक है, कार्बन के समस्थानिक है। आपका क्लोरीन का भी समस्थानिक पूछ सकता है या आ सकता है। तो देखिए क्लोरीन का क्या होता है, Cl यानी 1735 या फिर 17Cl37। ये क्या है समस्थानिक में, 17 जो है ये है परमाणु संख्या है और ये जो है परमाणु द्रव्यमान है, या कह सकते हैं परमाणु द्रव्यमान संख्या है। तो यहां देख सकते हैं कि आप परमाणु संख्या है, यहां भी देख सकते हैं कि ये जो है परमाणु संख्या है और ये क्या होगा, द्रव्यमान संख्या। तो समस्थानिक क्या कहता है कि तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान होती है परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है, समस्थानिक होता है। इतना चैप्टर जो था, ये जो जितना मैं बताया, ये परमाणु संरचना के एक एक पॉइंट्स को मैंने ब्रीफ किया, आपको समझाया, बताया। अब इसी पे हम प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। हम 20 प्रश्न कराएंगे, आपको देखना है। और यदि आपने कंटिन्यू मेरे वीडियो देखे हैं, पहला दूसरा और अभी देख रहे हैं, तो मैं 100% कहता हूं कि 20 में 20 को आप लाएंगे। उसमें से एक या दो क्वेश्चन आ सकते हैं। पिछले हमने बहुत सारे 2014 से लेकर के 2016 से लेकर के 2023 तक के जो भी सामान्य विज्ञान के प्रश्न आए थे, उसमें से हमने देखा कि परमाणु संरचना से भी एक या दो क्वेश्चन हर साल रहते हैं। तो ये जो 20 क्वेश्चन हम जो कराएंगे उसमें से निश्चित ही एक या दो होंगे। उससे पहले हम समझें कि हमने सीखा क्या। तो देखते हैं क्या सीखा। हमने सीखा, वी लर्न, क्या सीखा, 2 या 2 से अधिक परमाणु आपस में मिलकर अणु बनाते हैं। 2 या 2 से अधिक परमाणु आपस में मिलकर अणु बनाते हैं।
डाल्टन के अनुसार परमाणु सूक्ष्म अविभाजित कण होता है। डाल्टन ने ऐसा बताया था। परमाणु 3 मुख्य मूल कण से मिलकर बना होता है, जिसको देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन से मिलकर बना है। परमाणु 3 मुख्य मूल कण से, फंडामेंटल पार्टिकल बोलते हैं उसको। फंडामेंटल पार्टिकल 3 है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये आपको याद रखने हैं, पूछ सकता है, क्वेश्चन आ सकते हैं कि कौन कौन से मूल कण है, इलेक्ट्रॉन कौन सा कण है, परमाणु का कौन सा कण है, तो आपको बताना है कि ये जो है मूल कण है। आगे देखते हैं, किसी परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन व न्यूट्रॉन होते हैं। क्वेश्चन आ सकता है कि परमाणु के नाभिक में क्या क्या होते हैं या क्या होता है, तो आपको बताना है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होते हैं। तथा इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इसका उदाहरण आप समझ सकते हैं कि यदि ये नाभिक है तो इसके अंदर जो है न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होगा, और इसके चारों तरफ जो चक्कर लगा रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन होगा। समझ गए? किसी परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है तथा प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित, प्रोटॉन धन आवेशित तथा न्यूट्रॉन आवेश रहित कण है। आपने बैटरी देखा, उसमें प्लस माइनस लिखा रहता है, तो वही धन और ऋण आप समझिए। तो ये क्या बोला है, इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित, प्रोटॉन धन आवेशित तथा न्यूट्रॉन आवेश रहित होता है। ये हमने सीखा पिछले वीडियोस में, आपको मैंने बताया, और ये हमने सीखा है। आगे क्या सीखा, किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या उस तत्व की परमाणु संख्या होती है। आपको याद रखना है, ये मैं पहले भी बता चुका हूं कि परमाणु संख्या क्या होती है, किसी तत्व में, किसी एलिमेंट में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या ही उनका परमाणु संख्या होता है। ठीक है, यदि हम इसको जेड से डिनोट करते हैं तो जेड इक्वल टू पी, यानी ये प्रोटॉन हो गया और ये जेड जो है परमाणु संख्या हो गया। यदि जेड से प्रदर्शित करते हैं तो जेड इक्वल टू पी। ये क्वेश्चन आ सकता है और आएगा भी। देख सकते हैं, किसी परमाणु में प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है। किसी भी परमाणु में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होगी बराबर होगी। उदाहरण के तौर पर आप समझिए, यदि मैं कहता हूं कि ऑक्सीजन में 8 जो है प्रोटॉन है तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो आप सीधे समझिए कि इलेक्ट्रॉन भी 8 ही होंगे, यानी इलेक्ट्रॉन भी 8 ही होंगे। जबकि न्यूट्रॉन चेंज हो सकते हैं। न्यूट्रॉन क्योंकि उदासीन होते हैं, वो अस्थायी होते हैं, किसी में कम होते हैं, किसी में ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो जितना प्रोटॉन होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा, ये बोलते हैं, ये संख्या बराबर होती है। तथा न्यूट्रॉन की संख्या का योग उस परमाणु की द्रव्यमान प्रोटॉन संख्या कहलाती है। देखें, अभी न्यूट्रॉन की संख्या का योग द्रव्यमान संख्या कहलाती है, ये गलत है। यहां देखते हैं, ये क्या बोला है कि तथा न्यूट्रॉन संख्या का योग उस परमाणु की द्रव्यमान संख्या कहलाती है। अभी क्या करेंगे, अभी द्रव्यमान संख्या हमें प्राप्त करना है। यदि द्रव्यमान संख्या को हम ए से डिनोट करते हैं तो P प्लस एन, जहां P जो है प्रोटॉन है और N जो है न्यूट्रॉन है। समझिए, बता रहा हूं, तथा न्यूट्रॉन की संख्या का योग उस परमाणु की द्रव्यमान संख्या कहलाती है। जिसे यदि हमें द्रव्यमान संख्या पता करना है तो A यदि द्रव्यमान संख्या है तो P प्लस एन, जहां P प्रोटॉन है और N न्यूट्रॉन है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ करके द्रव्यमान संख्या हमें प्राप्त होता है। लास्ट वाला है, किसी परमाणु की संयोग करने की संयोजन दक्षता निश्चित होती है, जिसे संयोजकता कहते हैं। उदाहरण के तौर पे एक मैंने ऑलरेडी बताया था पिछली बार कि H प्लस O नहीं होता है, ये होता है H2 प्लस O इक्वल टू H2O। यानी हम करेक्ट जो है, ये वाला करेक्ट है। संयोजकता जो ऑक्सीजन का जो संयोजकता है वो 2 है। समझिए, ऑक्सीजन में 2, जब तक हाइड्रोजन के 2 कण नहीं होंगे, परमाणु नहीं होंगे, तब तक ऑक्सीजन के साथ उनका मतलब मिक्सअप नहीं होगा और वो पानी नहीं बने। पानी बनाने के लिए ऑक्सीजन के 2 अणु होने चाहिए, अदरवाइज वो नहीं बनेगा। ठीक है, तो इतना हमने सीखा। अब आगे हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या क्या है हमारे पास, या क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। अभी पहला क्वेश्चन है, परमाणु विद्युत के लिए होता है। किसके लिए होता है, तो क्या होता है, उदासीन। प्रोटॉन के लिए होता है? नहीं, परमाणु विद्युत के लिए उदासीन होता है। परमाणु क्या होता है, विद्युत का कुचालक कह सकते हैं, वो चलता नहीं, उदासीन है। देख सकते हैं, तो परमाणु जो है विद्युत के लिए उदासीन होता है, और इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता, इनमें से कोई नहीं।
पहले भी बता चुका हूं, फर्स्ट पॉइंट फर्स्ट वीडियो में पहले ही बताया था कि परमाणु जो है, या आप देख सकते हैं परमाणु जो है विद्युत के उदासीन होते हैं, विद्युत के लिए और उदासीन होते हैं। दूसरा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। परमाणु के नाभिक में होते हैं, अभी इससे पहले हमने सीखा, मैं आपको बता चुका हूं कि परमाणु के नाभिक में क्या होता है। तो परमाणु के नाभिक में आप समझ सकते हैं, एक देख लीजिए पहले, ये है नाभिक, और यदि हम देखें यहां पे कि ये है कोई चक्कर लगा रहा है मान लीजिए, तो जो चक्कर लगाता है उसको, ये है इलेक्ट्रॉन, और नाभिक में होता है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, तो यहां क्या है, परमाणु के नाभिक में होते हैं। अब इस यहां से देख लीजिए नाभिक में क्या है, यदि इसको हम नाभिक मानते हैं तो नाभिक मानते हैं तो इलेक्ट्रॉन एवं न्यूट्रॉन नहीं, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है। प्रोटॉन एवं इलेक्ट्रॉन नहीं, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन, यस करेक्ट। यहां पे आपने देखा कौन नाभिक में कौन कौन से रहते हैं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन एवं परमाणु, न्यूट्रॉन एंड परमाणु तो हो ही नहीं सकते, तो ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, हमारा ऑप्शन सी सही है। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन होता है। अगला देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो मैं आपको बता दूं कि इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने किया था। आप सीधे याद कर लीजिए, रदरफोर्ड ने प्रोटॉन का खोज किया था, नील्स बोर ने अपना परमाणु मॉडल दिया था, गोल्डस्टीन ने अब परमाणु पे ही कुछ ना कुछ रिसर्च किए थे। ठीक है, आगे देखते हैं। रदरफोर्ड ने सोने की चादर पर किस कण का बौछार कराया? रदरफोर्ड ने सोने की चादर पर किस कण का बौछार कराया? तो आपको याद होगा, मैंने बताया था, ये इस कण को बोलते हैं हम अल्फा कण। अल्फा कण ये है, इसको बोलेंगे बीटा कण। बीटा कण ये जो होगा, तीसरा होगा गामा कण, और एक्सरेज आप समझ ही रहे। तो देखिए, रदरफोर्ड ने सोने की चादर पर कौन से कण का बौछार कराया? तो जो हमने आपको बताया था कि किस तरीके से उसने सोने का चादर 0.0004 सेंटीमीटर का लिया और उसके ऊपर अल्फा कण का बौछार कराया, जिसमें कुछ सीधी चली गई, कुछ अपने रास्ते से भटक गई यानी मुड़ गई, और कुछ जो ही जा करके सीधे सेम वापस आ गई। वो कौन सी किरणें थी? अल्फा कण था, अल्फा किरणें थी। तो हम ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। यदि आप वीडियो देखे हैं तो आप एकदम से समझ जाएंगे, बढ़िया समझेंगे, और मैं कह रहा हूं कि आप कभी नहीं भूलेंगे। एक बार आप देखिए, समझिए, और ये आंसर इस तरीके से आता है कोई क्वेश्चन कि रदरफोर्ड ने सोने की चादर पर किस कण का बौछार कराया था? तो अल्फा कण का बौछार कराया था। आगे देखते हैं। परमाणु की दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं? कोई यदि परमाणु है तो इसके दूसरी कक्षा यानी कक्षा 1, कक्षा 2 में कितने इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं? तो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाने का मैंने फार्मूला बताया था। इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या हम देखेंगे कैसे प्राप्त करेंगे। वो आप कह सकते हैं कि कक्षों में, वो कक्षों में पूछ रहा है, कक्षों में इलेक्ट्रॉन की संख्या का फार्मूला होता है, संख्या का फार्मूला होता है 2n², जहां n कक्षों की संख्या है। क्या है? कक्षों में इलेक्ट्रॉन की संख्या का फार्मूला होता है 2n², जहां n कक्षों की संख्या है। आप समझिएगा, ठीक से लिख देते हैं आपके लिए, जहां n कक्षों की संख्या है। आगे देखते हैं। तो इसने क्या पूछा था? तो इस तरीके से हम देखें, इस क्वेश्चन क्या है, परमाणु के दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। ठीक है, पहले कक्ष में कितने लगाएंगे? पहला कक्ष 2n² 2 इंटू 1 का स्क्वायर 2, और एक का स्क्वायर एक ही होता है, तो 2 इंटू 1 2। यानी जो पहला कक्ष होगा उसमें 2 इलेक्ट्रॉन
यदि इसको हम इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं, यदि हम इसको इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं, तो पहला जो कक्षा होगा, पहले कक्ष में इलेक्ट्रॉन कितने? 2 नंबर्स, ठीक है। दूसरी कक्षा में कितने होंगे? दूसरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या 2n² फार्मूला है, 2n² फार्मूला है, जहां n कक्षों की संख्या है। तो यहां पे देखते हैं 2 इंटू 2 का स्क्वायर, तो 2 और ये 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4, 4 दूनी 8। यहां ऐसे भी कर सकते हैं 2 इंटू 4 इक्वल टू 8। तो जो दूसरी कक्षा है, आप देख सकते हैं जो दूसरी कक्षा है उसमें कितना इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं? 8। तो यहां पे हम कर देंगे 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, देखते हैं ये क्या है। तो ये अभी हमारे आंसर कितना है? 8 नंबर। आंसर जो आया है 8 नंबर। तो परमाणु के दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं? तो 8 नंबर। तो यहां आंसर में देख लेते हैं कौन सा 8 है। तो यहां 2 लिखा है, बी में 8 लिखा है, ये 18 है, ये 54 है। तो इसलिए हमारा 18 गलत है, 54 गलत है, 2 गलत है, 8 यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। और ये फार्मूला इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन आता है, आप नॉट नवोदय सीएचएस, बार बार मैं बताता रहता हूं कि आप नवोदय सीएचएस पे मत जाइए। इस तरीके से यदि सामान्य विज्ञान आप कंटिन्यू वीडियो देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो ये आपके लाइफ टाइम काम आने वाले, आगे भी काम आएंगे। जब आप इलेक्ट्रिसिटी, आप कोई टेक्निकल पढ़ाई करेंगे, डिप्लोमा करेंगे, बीटेक करेंगे, ये आएगा, पूछेगा। ऐसा होता है कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, तो यहां पे पूछ सकता है, यहां 2 पूछा है, 3 4 5 ऐसे पूछेगा। ये फार्मूला आपको याद रखना है। यदि ये याद है तो आप किसी भी एग्जाम में ऐसे बैठे और इस तरीके का क्वेश्चन आ गया तो आप आंख बंद करके कर सकते हैं। और यदि आप ध्यान से देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो एक ही बार में आपको कंठस्थ याद हो जाएगा, आज ही याद हो जाएगा। तो आप याद कर लीजिए कि फार्मूला कक्षों में इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होती है 2n²। आगे देखते हैं। इलेक्ट्रॉन एक आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन कौन सा आवेश होता है? तो आपको मैं बता दूं कि इलेक्ट्रॉन जो है ऋणावेश होता है। ये गलत है, यानी ई ऐसे लिखते हैं, पी प्लस लिखते हैं, उदासीन कुछ होता नहीं है, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो है इस पे इलेक्ट्रॉन का ये मतलब ऋणावेश होता है। आंसर ए इज द करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी तत्व के परमाणु देखिए, किसी तत्व के परमाणु में मान लीजिए इलेक्ट्रॉन 20, प्रोटॉन 20 एंड न्यूट्रॉन 36 हो, तो परमाणु का द्रव्यमान संख्या क्या होगा? क्वेश्चन समझिए क्या बोला है। यदि किसी तत्व के परमाणु ई मतलब इलेक्ट्रॉन 20, पी मतलब प्रोटॉन 20, एन मतलब न्यूट्रॉन 36 हो, तो परमाणु का द्रव्यमान संख्या क्या होगा? इसका भी एक फार्मूला है। और मैंने आपको बार बार बताया कि यदि आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं, सामान्य विज्ञान पढ़ रहे हैं, विज्ञान पढ़ रहे हैं, तो आपको मैथ भी आना चाहिए। और आपको मैथ आ रहा है तो विज्ञान भी आ रहा है, ये भी समझ जाइए। ज्यादा सोचने वाली बात नहीं, क्योंकि फिजिक्स और मैथ का कॉम्बिनेशन रहता है, उसमें फार्मूले आते हैं, फार्मूले लगते हैं, और आपको याद नहीं है तो आप इतिहास भूगोल की तरह इसको रट और पढ़ नहीं सकते। तो यहां फार्मूला देखते हैं, समझते हैं क्या बोला है। यदि किसी तत्व के परमाणु में मान लीजिए में इलेक्ट्रॉन 20, प्रोटॉन 20, न्यूट्रॉन 36 हो, तो परमाणु द्रव्यमान संख्या क्या होगा? इसको हम ए से डिनोट करते हैं। यदि परमाणु द्रव्यमान संख्या पूछता है तो, और इसका फार्मूला होता है ए इक्वल टू पी प्लस एन, जहां पी जो है प्रोटॉन है और एन जो है न्यूट्रॉन है, और यहां प्लस, और ये है द्रव्यमान संख्या। क्या है? द्रव्यमान संख्या। इसको यदि हम ए से डिनोट करते हैं, यानी प्रदर्शित करते हैं, तो ए इक्वल टू फार्मूला होता है पी प्लस एन, जहां पी प्रोटॉन है और एन न्यूट्रॉन है। द्रव्यमान संख्या ए इस तरीके से मतलब हम डिनोट करते हैं, तो कह सकते हैं द्रव्यमान संख्या को ए से यदि डिनोट करते हैं तो पी प्लस एन। या फार्मूला आगे देखते हैं, तो द्रव्यमान संख्या ए इक्वल टू, तो पी का मान कितना है 20 और एन का मान 36, ए इक्वल टू 56। अब इसमें देख लीजिए कि 56 कहां है, तो 56 सी में 56 है। तो ये जो सी हमारा करेक्ट आंसर है।
सी हमारा करेक्ट आंसर है। इसी तरीके से कोई भी क्वेश्चन आता है, पूछता है कि इलेक्ट्रॉन जो है 40 है, प्रोटॉन 40 है और न्यूट्रॉन 103 है, तो आप द्रव्यमान संख्या बताइए। तो वहीं पे यही फॉर्मूला लगाना है, A = P + N, और जो भी आएगा वो आपका द्रव्यमान संख्या होगा। आगे बढ़ते हैं। ये पूछ रहा है 92U238 में प्रोटॉन की संख्या है। मैं पहले भी बता चुका हूं कि यदि मान लीजिए ये पूछ रहा है 92U238, ये जो नीचे जो होता है ये परमाणु संख्या होता है और ऊपर जो होता है द्रव्यमान संख्या होता है। आप समझ सकते हैं ये क्या बोला, ये नीचे जो होता है वो परमाणु संख्या होता है, ऊपर जो होता है वो द्रव्यमान संख्या होता है। तो नीचे है 92U238 में प्रोटॉन की संख्या कितनी है। प्रोटॉन की संख्या परमाणु की संख्या के बराबर होता है, या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि प्रोटॉन की संख्या परमाणु संख्या के बराबर, या परमाणु की संख्या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। तो परमाणु की संख्या इक्वल टू प्रोटॉन की संख्या। देखिए परमाणु की संख्या इक्वल टू प्रोटॉन की संख्या। ये क्वेश्चन पूछ रहा है प्रोटॉनों की संख्या बताइए, तो प्रोटॉनों की संख्या, तो परमाणु की संख्या कितनी है 92 है, और प्रोटॉन की संख्या ये P से यदि डिनोट करते हैं तो इसमें अब देख लेते हैं कि 92 या P = 92 ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अब इसमें देखते हैं कि हमारे ऑप्शन में 92 है, तो A = पहले, मतलब पहले में ही दे दिया है 92, तो ये जो हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। यहीं पे पूछता कि न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है, तो उसके लिए अलग फार्मूला होता, A = P + N, तो N = A - P। अब ऐसे फार्मूले आते हैं। पूछता कि द्रव्यमान संख्या कितनी है, तो ऊपर वाला जो है 238 जो है द्रव्यमान संख्या है, तो सीधे आप 238 जो ऑप्शन है उस पर करेक्ट आंसर दे सकते हैं। आगे देखते हैं। सेम इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है 12Fe26 में इलेक्ट्रॉन की संख्या है। तो देखते हैं ये किसकी संख्या है, ये परमाणु संख्या है, परमाणु संख्या है, परमाणु संख्या हम देख सकते हैं ये है प्रोटॉनों की संख्या है, किस संख्या है, और यही जो है इलेक्ट्रॉन की संख्या भी होता है, यही जो है इलेक्ट्रॉन की संख्या। अब देखते हैं 12 जो है परमाणु संख्या है, परमाणु संख्या जो है प्रोटॉन संख्या के बराबर होता है, प्रोटॉन जो है इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होते हैं। तो आपसे पूछा गया है क्वेश्चन कि 12Fe26 में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है। आगे देखते हैं, यहां से समझिए परमाणु संख्या कितना है, ये 12, तो प्रोटॉनों की संख्या हो जाएगी 12, इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगी 12। ये फार्मूला आप बार बार मैं ये कह रहा हूं, ये यदि आप 8, 9, 10th में पढ़ रहे हैं या कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो ये इससे आप समझ सकते हैं। सामान्य विज्ञान है और बहुत ही इंटरेस्टेड सब्जेक्ट है। आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, आप एकदम से जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा झट से कर लेंगे, और डरना नहीं है कि ऐसा लिखा हुआ आ गया 92U238 ऐसा कुछ आ रहा है तो इससे घबराना नहीं है। इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या द्रव्यमान संख्या पूछेगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या पूछेगा, और भी आगे ये इसी लेवल की बात है। आगे लेवल जब आगे आप पढ़ेंगे तब पता चलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहां पे आपने क्या देखा, यहां पे आपने देखा 12 जो है प्रोटॉनों की संख्या है और 12 ही इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, 12 ही इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। तो E = कितना हो जाएगा 12। अब इसमें ऑप्शन देखते हैं कि कहीं 12 है तो ये 20 गलत है, 40 गलत है, 56 गलत है, 12, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ये फार्मूला ये होता है परमाणु संख्या इक्वल टू प्रोटॉन की संख्या इक्वल टू इलेक्ट्रॉन की संख्या। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन बोलता है न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, तो न्यूट्रॉन की खोज जो है जेम्स चैडविक ने किया था, ये तीनों लोगों ने नहीं किया था। जे थॉम्सन ने इलेक्ट्रॉन का खोज किया था, डाल्टन ने अपना परमाणु वाद जो या कहते हैं परमाणु सिद्धांत दिया था, रदरफोर्ड ने नाभिक का या कह सकते हैं प्रोटॉन प्लस का भी इसने ही नाम दिया था, खोज नहीं किया था, नाम दिया था। आगे देखते हैं, तो जेम्स चैडविक ने
किसका खोज किया था? न्यूट्रॉन का खोज किया था। ये ऑलरेडी मैं वीडियोस में बता चुका हूं, पहले आप यदि देखे हैं बढ़िया से तो आप समझ रहे होंगे। आगे देखते हैं। जल में ऑक्सीजन की संयोजकता होती है, जल में ऑक्सीजन की संयोजकता है। जल का फार्मूला क्या होता है? H2O, ये होता है जल। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं? हाइड्रोजन के 2 परमाणु है, ऑक्सीजन का 1 परमाणु है। क्यों ऐसा है? तो देखते हैं क्यों संयोजकता ऐसे करते हैं। तो आगे देखते हैं। हाइड्रोजन का मान लीजिए ये है, तो इसके 2 हमने ले लिए इलेक्ट्रॉन, इस तरीके का ये जो संयोजकता होगा। तो चूंकि हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, हाइड्रोजन में क्या होता है? 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं। आप देख सकते हैं ये है 1, ये है 1 प्लस, यानी 1 और 1, ये हाइड्रोजन है H, और कह सकते हैं ये H। ऑक्सीजन के क्या रहते हैं? ऑक्सीजन का होता है 8, जो इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है 8, या परमाणु क्रमांक होता है 8, परमाणु संख्या होती है 8, या कह सकते हैं कि आप प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है? 8। आगे देखते हैं। तो इसका जो सीरीज बनेगा ऐसा 2 1 2, पहले में 1 2 3 4 5 6, यानी इसका हो गया 2 और 6। ऑक्सीजन के लिए होता है 8, ठीक है। हाइड्रोजन का होता है 1। तो हमने एक और ले लिया है हाइड्रोजन 1। अभी ये संयोजकता हो गया, यानी यहां पे देखो आप फुल सीरीज बनाने के लिए 2 8 18 32 इस तरीके से फार्मूला होता है, तो इसलिए यहां पे 2 की जरूरत है, और यहां से दोनों इलेक्ट्रॉन इस पे आ जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे, कह सकते हैं। तो ये हो जाएगा H2O, या फिर आप कह सकते हैं कि इसमें 2, जल में ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होगी? तो 2 होगा, यानी 2 अणु हाइड्रोजन के 2 अणु चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। ये आंसर गलत है, ये है गलत है। इलेक्ट्रॉन निकलने से कौन सा आयन प्राप्त होता है? आयन के बारे में मैं बताया था कि इलेक्ट्रॉन निकलने से कौन से आयन प्राप्त होते हैं। तो देखिए इलेक्ट्रॉन समझिए, मान लीजिए ये कोई परमाणु है, इसके नाभिक में 1 2, और ये जो है 1 2 3 4 5, मान लीजिए 5 ही इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं। दूसरा कोई है, इसमें 1 2, और यहां पे 1 2 3 4 5 6 7, ये इलेक्ट्रॉन है और ये भी इलेक्ट्रॉन है। इसके अंदर जो है ये भी इलेक्ट्रॉन है, इसके अंदर प्रोटॉन है। तो अभी देखते हैं, अभी ये क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन निकलने से कौन सा आयन प्राप्त होता है? धनायन या ऋणायन? ऋणावेशित आयन या धनावेशित आयन, उदासीन, इनमें से कोई नहीं। अभी क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन मान लीजिए इधर से उधर गया या उसमें से इधर आया, यहां पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी थी? 1 2 3 4 5, प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी? 5। आप समझिए, फिर से मैं एक बार दोहरा रहा हूं कि इलेक्ट्रॉन जितने होते हैं उतने प्रोटॉन होते हैं। यहां पे हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन 5 है, 5 चक्कर लगा रहे हैं, 5 2 7 है। यहां पे गड़बड़ है, यहां पे थोड़ा देखेंगे कि 5 2 7 है, 2 अंदर है और 5 बाहर है, तो इलेक्ट्रॉन 7 है, तो प्रोटॉन भी 7 होंगे। इलेक्ट्रॉन 7 है तो प्रोटॉन भी 7 होंगे। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? ऋणावेशित होता है, और प्रोटॉन जो है धनावेशित होता है। यह ध्यान आपको मैं पहले ही बता चुका हूं, इलेक्ट्रॉन जो है ऋणावेशित होता है और प्रोटॉन जो है धनावेशित होता है। आगे क्वेश्चन ये है कि इलेक्ट्रॉन निकलने से कौन सा आयन प्राप्त हुआ? इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन उधर निकल गया, यानी -1 इक्वल टू 6। एक इलेक्ट्रॉन क्या हुआ? दूसरे किसी परमाणु पे चला गया, या किसी तत्व के साथ मिक्स हो गया, या किसी तत्व के परमाणु में चला गया। तो अभी क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन जो है 6 बच गए, यानी 6 ऋणावेशित बच गए, और अभी ये जो है 7 ही है, प्रोटॉन गया नहीं, या प्रोटॉन जाता नहीं है, वो नाभिक में रहता है, तो 7p+ रह गए। अब यहां पे बोलते हैं कि जो ज्यादा हो गया वो आवेश होता है। तो यहां पे आप देखिए कौन सा ज्यादा है, तो 7 ज्यादा है 6 की अपेक्षा, यानी प्लस ज्यादा है माइनस की अपेक्षा, तो यहां पे धनावेशित होगा। आप कह सकते हैं यहां पे जो है धनावेशित होगा, धनावेशित। तो ये जो तत्व है धनावेशित होगा, धनावेशित आयन कह सकते हैं। अब चलते हैं, ये तो था इलेक्ट्रॉन निकलने का क्वेश्चन था।
आगे एक बार यही उल्टा क्वेश्चन आ सकता है कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन आने से क्या कौन सा आवेश या कौन सा आयन प्राप्त होता है। तो यहां पे देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन इधर आया है, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इलेक्ट्रॉन थे 9, प्रोटॉन भी होंगे 9। अब इधर से एक आ गया यानी +1, तो अभी क्या हो गया, E माइनस जो है 10 हो गया और P प्लस जो है 9 है। अब ज्यादा कौन बड़ा है, माइनस, तो ये क्या हो गया, ऋणावेशित होगा, ऋणावेशित आयन। एक बार फिर से समझिए कि इलेक्ट्रॉन गया तो तत्व धनावेशित हो गया, जो इलेक्ट्रॉन लिया वो ऋणावेशित हो गया, ये फार्मूला है। लेकिन यहां से आप बढ़िया समझेंगे, एक बार फिर से समझा दूं कि यहां पे इलेक्ट्रॉन 7 है, प्रोटॉन भी 7 है, प्लस में है पॉजिटिव, एक चला गया इसमें तो इलेक्ट्रॉन 6 रह गए और प्रोटॉन 7 रह गए। यहां पे धन ज्यादा है इसलिए धनावेशित है, यानी धन आवेशित, इसके धन आवेश ज्यादा है। अब यहां पे क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, इलेक्ट्रॉन क्या था 9 था पहले, प्रोटॉन भी 9 था, एक इधर से आ गया यानी इसमें से आया तो प्लस हो गया, तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 10 और प्रोटॉन कितने हो गए 9। इलेक्ट्रॉन यानी ऋण जो है ज्यादा है, ऋणावेशित ज्यादा है, इसलिए यह जो आइटम है या यह तत्व है, यह एलिमेंट है या यह परमाणु जो है या जो भी तत्व है कह सकते हैं, वो ये ऋणावेशित आयन हो गए और ये धनावेशित आयन हो गए। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, इलेक्ट्रॉन निकलने से कौन सा आयन प्राप्त होता है, तो आप देख सकते हैं कि ये वाला है इसका, तो इलेक्ट्रॉन निकलने से धनावेशित प्राप्त होता है, ऋणावेशित प्राप्त नहीं होता है, उदासीन नहीं होता है और इनमें से कोई तो है ही नहीं। तो ये आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, 2 या 2 से अधिक परमाणु मिलकर क्या बनाते हैं। तो सबसे पहले हमने बताया था कि 2 या 2 से अधिक परमाणु मिलकर के अणु बनाते हैं। हमने सीखा इसी वीडियो में, जब हमने बताया, हमने सीखा, ये पढ़ रहे थे, तो उसमें सबसे पहला जो पॉइंट था यही था कि 2 या 2 से अधिक परमाणु मिलकर क्या बनाते हैं, तो अणु बनाते हैं, नाभिक नहीं बनाते, द्रव्यमान नहीं बनाते और इलेक्ट्रॉन नहीं बनाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी कक्षा n से व्यक्त किया जाए तो कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी। यदि किसी कक्षा को n से व्यक्त किया जाए, यदि मान लीजिए ये नाभिक है और इस तरीके से, और इसको n से, इस कक्ष को n से व्यक्त किया जाए तो अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी, उसका फार्मूला हमने बताया था कि अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2n² होगा। यानी कक्ष में, उस कक्ष में, कक्षा में, इस कक्षा में जो अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या होगा 2n² फार्मूला है। इसमें हम देख लेते हैं कि 2n² कहां है, 1n गलत है, ये गलत है, ये सही है और ये गलत है। फिर से, यदि किसी कक्षा n से व्यक्त किया जाए, यदि किसी तत्व का कह सकते हैं, किसी तत्व का, किसी परमाणु का कक्षा n से व्यक्त किया जाए तो कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी। आपको फार्मूला हमने बताया था कि 2n² फार्मूला होता है, जहां n जो है कक्षाओं की संख्या को प्रदर्शित करता है, डिनोट करता है, और 2 ऐसे लगाएंगे तो पहली कक्षा में देखें तो 2n², 2 into 1 का स्क्वायर इक्वल टू 2, दूसरी कक्षा में 2n², 2 into 2 का स्क्वायर, यहाँ पे 8, तीसरी कक्षा में 2n², 2 into 2 का 3 का स्क्वायर, 3 3 9, 9 दूनी 18, इस तरह से 32 ऐसे आते रहते हैं। तो एक कक्षा, 2 कक्षा, 3 कक्षा, 4 कक्षा, 5 कक्षा, और अधिकतम संख्या जो होगी वो फार्मूला होगा 2n²। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी तत्व के परमाणु क्रमांक को सही निर्धारित करता है क्या। इलेक्ट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या, इनमें से कोई नहीं। किसी तत्व के परमाणु क्रमांक को सबसे सही निर्धारित करता है, तो मैंने बताया था कि परमाणु क्रमांक इक्वल टू प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या। यदि z से प्रदर्शित करते हैं तो p होगा, यानी यदि हम परमाणु क्रमांक को z से प्रदर्शित करते हैं तो प्रोटॉन की संख्या p से प्रदर्शित करते हैं तो z इक्वल टू p। तो क्या बोल रहा है, किसी तत्व के परमाणु क्रमांक को सबसे सही निर्धारित करता है तो है प्रोटॉन की संख्या, z इक्वल टू p। ये फार्मूला मैंने बताया था, इलेक्ट्रॉन की संख्या नहीं, न्यूट्रॉन की संख्या नहीं, ये जो है नहीं प्रदर्शित करते हैं, ये वाली फार्मूला, ये आपको हमेशा याद रखना है। परमाणु क्रमांक जो है प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होते हैं। अगला चलते हैं, कौन सा कण अस्थायी है। ये देखिए बहुत सोचने वाली विषय, कौन सा कण अस्थायी है।
इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, परमाणु, कौन सा कण जो है अस्थायी है, जिसका कोई स्थान नहीं है? अब आपके दिमाग में चल रहा होगा, पक्का चल रहा होगा, आप सोचिए, मैं इसे 5 सेकेंड देता हूं। कौन सा कण हो सकता है? कौन सा कण अस्थायी होगा परमाणु में? 3 कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, जो मूल कण है। इनमें से कौन सा कण जो है अस्थायी है? दिमाग में आ रहा है? नहीं आ रहा। यदि आ रहा है तो आप, यदि वीडियो कंटिन्यू देख रहे हैं तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि इलेक्ट्रॉन तो घूमता रहता है, चक्कर लगाता रहता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन जो है अस्थायी होगा, इसलिए इलेक्ट्रॉन जो है अस्थायी होगा। ये गलत आंसर है, ये जो है गलत आंसर है। आपने देखा ना, केबीसी देखते कौन बनेगा करोड़पति, वो एकदम से सीरियस करते हैं और बोलते हैं कि ये आंसर गलत था, या फिर एकदम से सीरियस बोलेंगे ये आंसर आप एकदम से सही था। तो आपके दिमाग में यदि चल रहा है इलेक्ट्रॉन, तो ये एकदम से गलत है, ये एकदम से गलत है। आप सोच रहे होंगे कि ये से परमाणु है और इसके ये इलेक्ट्रॉन है, 2-4 जो भी इलेक्ट्रॉन है ये चक्कर लगा रहे हैं, ऐसे चक्कर लगा रहे हैं। ऐसा नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन जो है चक्कर नहीं लगा रहे हैं, मतलब यहां लगा रहे हैं अस्थायी, लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन है अस्थायी है। इनमें जो आंसर है वो न्यूट्रॉन है, ये और ये नहीं है। न्यूट्रॉन अस्थायी, कौन सा कण अस्थायी है? जिस मतलब इस तरीके की वो अस्थायी नहीं है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या निश्चित है, प्रोटॉनों की संख्या निश्चित है, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या निश्चित नहीं है। किसी में न्यूट्रॉन है ही नहीं, तो किसी में ज्यादा है, किसी में कम है, वो अस्थायी है, ठीक है, और वो उदासीन भी है। तो हम कह सकते हैं यहां पे कि कौन सा कण अस्थायी है, तो न्यूट्रॉन अस्थायी कण है, ठीक है। आगे देखते हैं, किसी तत्व का रासायनिक गुण निर्भर करता है, किसी तत्व का रासायनिक गुण निर्भर करता है, किस पे निर्भर करता है? अब आप समझिए, परमाणु संख्या पर, परमाणु द्रव्यमान पर, द्रव्यमान संख्या पर, अणुओं के द्रव्यमान पे। अब आप बताइए किस पे निर्भर करता है? तो परमाणु संख्या पर ही उसका रासायनिक गुण निर्भर करता है, ये आपको समझना है। परमाणु द्रव्यमान पर नहीं, अणुओं के द्रव्यमान संख्या पर नहीं, अणुओं के द्रव्यमान पर नहीं। जैसे कि उदाहरण के तौर पे आप समझ सकते हैं, परमाणु संख्या जो है यदि किसी का है, जैसे मान लीजिए कार्बन, ये है, यदि ये दोनों समस्थानिक हैं, तो जो इनका रासायनिक गुण है वो करेक्ट है, यानी इसी पे निर्भर है, ये इस पे निर्भर है, दोनों सेम सेम है। रासायनिक गुण क्या है? गुण सेम है, कह सकते हैं एक समान। इनके जो रासायनिक गुण है, भौतिक गुण अलग अलग है, मतलब इनके फिजिकल काम, जिस यदि ये लेते हैं तो वो कुछ और करेंगे, 6-14 लेते हैं कार्बन 14, तो उसका भौतिक गुण कुछ अलग, वो किसी अन्य तरह से क्रिया करेगा। रासायनिक क्रिया अलग है, रासायनिक गुण जो है, रासायनिक गुण है उनके, जो कार्बन मतलब कार्बन ही है, बट अलग अलग। जब हम 12, 14, 13 के तरफ जाते हैं तो हमें पता चलता है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, रदरफोर्ड का अल्फा कण का प्रकीर्णन प्रयोग किसकी खोज के लिए उत्तरदायी था? रदरफोर्ड ने किसका खोज किया था? तो देख सकते हैं, परमाणु केंद्रक नहीं, इलेक्ट्रॉन नहीं, प्रोटॉन सही, न्यूट्रॉन गलत। किसके लिए था? प्रोटॉन के लिए। उसने प्रोटॉन के बारे में बताया कि परमाणु के अंदर जो है एक नाभिक है, न्यूक्लियस है, और जिसके अंदर प्रोटॉन प्लस यानी धनावेशित रहता है। आगे देखते हैं, एक तत्व के समस्थानिक होते हैं, क्या होते हैं? अभी मैं बताया था, विभिन्न भौतिक गुण वाले, भिन्न रासायनिक गुण वाले, न्यूट्रॉनों की अलग अलग संख्या, भिन्न परमाणु संख्या। देख सकते हैं कि यहां पे क्वेश्चन बहुत टेढ़ा है। तत्व के समस्थानिक होते हैं, यहां पे 2 ऑप्शन सही हो गया है। मैं बताया था, एक होता है इसके विभिन्न भौतिक गुण होते हैं, वो करेक्ट है। दूसरा है भिन्न रासायनिक गुण, ये गलत है। और भिन्न परमाणु संख्या, ये गलत है। न्यूट्रॉनों की अलग अलग संख्या जो समस्थानिक होते हैं उनका हो सकता है, और उनका भिन्न भौतिक गुण हो सकता है। यहां पे 2 करेक्ट हैं। तो यहां पे जो ऑप्शन आएगा इस तरीके से आएगा, आप समझिए, इस तरीके से आ सकता है।
उसके नीचे ए में, कैपिटल ए में कह सकते हैं, कैपिटल ए में आएगा 1 एंड 2, ए एंड बी। बी में आएगा बी एंड सी। डी में आएगा, मान लीजिए ऐसे आ सकता है कि बी एंड सी हो गया, ए एंड सी, ए एंड सी। डी में आ सकता है सी एंड डी। एक तत्व के समस्थानिक होते हैं क्या? विभिन्न भौतिक गुण वाले, भिन्न रासायनिक गुण वाले, न्यूट्रॉनों की अलग अलग संख्या, भिन्न परमाणु संख्या। उसके नीचे कैपिटल ए में इस तरीके से भी आ सकता है, ए एंड बी, बी एंड सी, एंड सी, सी एंड डी। ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ये इसलिए ऐसा बनाया गया है आपको समझाने के लिए। या चारों के तीन ऑप्शन सही, और उसके बाद वो देगा 1 2 एंड 3, 3 2 एंड 1, 1 2 3 एंड 4, सभी ये ऐसे आएंगे। तो इसमें देखते हैं, मैंने बताया। अब देखिए इसमें कौन सा है, ए एंड सी। ए एंड सी कहां है? तो ऑप्शन नंबर ये सी है, देख सकते हैं, ये जो है सी है, सी है। तो ए एंड सी यानी ऑप्शन सी जो है करेक्ट है। अब चलते हैं विभिन्न भौतिक गुण। तो मैं पहले ही बताया न्यूट्रॉनों की अलग संख्या कैसे हो सकती है। तो C6 12, C6 14। इसमें न्यूट्रॉनों की जो संख्या है 12 - 6 = 6, यहां पे 14 - 6 = 8। यहां पे जो न्यूट्रॉनों की संख्या इसमें जो है 6 है, इसमें 8 है। समस्थानिक में अलग अलग न्यूट्रॉनों की संख्या हो सकती है। आगे बढ़ते हैं। 21, यदि Cl क्लोरीन में परमाणु संख्या 17 है तो इलेक्ट्रॉन संरचना क्या होगा? 20 क्वेश्चन मैं बता चुका हूं, 21वां क्वेश्चन है, ये मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं। आप लोग इस पे देखें किस कक्षा में, या 17 है तो किस तरीके से इसका इलेक्ट्रॉनिक संरचना होगा, और कौन से कक्ष में कितना होगा, कौन से कक्ष में कितना होगा। यदि आप ये वीडियो कंटिन्यू देख रहे हैं तो आपको कहीं गूगल में सर्च मारने की, कहीं रेफरेंस की जरूरत नहीं है। आप अपने दिमाग पे 2n² या जो भी फार्मूला लगा सकते हैं। आप पेन और कॉपी उठाइए और थोड़ा सा पढ़ना चालू कीजिए। पेन कॉपी पे लिखने से आपको और भी याद होंगे। साथ में वीडियो भी देखते रहें और हमें कमेंट्स भी करते रहें। इसका आंसर मैं दे नहीं रहा हूं, इसका आंसर आप हमें कमेंट्स में बताएंगे, हमें अच्छा लगेगा। और मैं वादा करता हूं कि जब नेक्स्ट अगले चैप्टर में हम लोग प्रवेश करेंगे, चैप्टर 4 में, तो मैं सबसे पहले इसी का उत्तर दूंगा और आप अपना उत्तर मिलाएंगे। करेक्ट होता है बहुत बढ़िया है, इनकरेक्ट है तो आपको रीजन पता चल जाएगा कि क्यों इनकरेक्ट हुआ है। इसके साथ ही मैं ये भी बता दूं कि आपका क्लासेस कंटिन्यू चलते रहेंगे। आपको कंटिन्यू सामान्य विज्ञान पे फोकस करना है, और इसके साथ साथ गणित का भी चल रहा है, उस पर भी फोकस करना है, हिंदी का भी चल रहा है, इस पे भी फोकस करना है। नमस्कार।